Hello friends, welcome to Semicon classes. First of all, congratulations to all of you जो आप लोग सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में आए हो. फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी और आज भी मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूं. फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 में हैं. नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, तो आपको कॉलेज में सीनियर से, अपने फ्रेंड से या कॉलेज लेक्चरर से, इन लोगों से आप कॉमन चीज सुनते थे, बार बार कॉमन बात सुनते थे कि अभी तो इजी है बट सेमेस्टर 3 थोड़ा सा टफ हो जाएगा. ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा इन लोगों के मुंह से, और जिसकी वजह से आपने भी अपनी मेंटेलिटी बना ली है कि हाँ यार सेमेस्टर 3 टफ है तो जी इसको मतलब अलग तरीके से पढ़ना है. ये देखिए, सेमेस्टर 3 टफ है, ये बात मैं भी एग्री कर रहा हूं, बट ध्यान रखना सबसे ज्यादा नंबर भी सेमेस्टर 3 में ही आते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज टफ होती है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आप लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, आप लोग उस सेमेस्टर के लिए उस स्टडीज के लिए मैनेजमेंट करते हो, टाइम शेड्यूल बनाते हो और बहुत अच्छा पढ़ते हो. मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस यही है अपने पुराने स्टूडेंट से कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सेमेस्टर 3 में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं एज कंपेयर सारे सेमेस्टर से, क्योंकि सब सेमेस्टर्स में गाइज उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना सेमेस्टर 3 में ध्यान देते हैं. सो गाइज, फिलहाल अदर सेमेस्टर की बात तो हम बाद में करेंगे, सो अभी हम सेमेस्टर 3 की बात कर लेते हैं. फ्रेंड्स, सेमेस्टर 3 में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है. अब पॉइंट ये है कि सर ये तो चलो हर कोई कहता है कि अच्छा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है. समझ रहे मेरी बात? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी, नंबर 1, एंड नंबर 2 हाउ टू स्टार्ट दी स्टडीज, एंड क्या क्या चीजों का ध्यान देना है पढ़ते हुए और क्या क्या चीजों का ध्यान नहीं देना. ठीक है, इस चीज पे ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजों को सही से पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को आपको बेसिकली कम पढ़ना है. कभी कभी क्या होता है कि आप लोग उन चीजों को ज्यादा पढ़ लेते हो जो पेपर में बहुत कम आती हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत पढ़ो, आप पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप कुछ चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ो. मैं बस इतना कह रहा हूं कि एटलीस्ट उन चीजों को 100% पढ़ लो जो एग्जाम में 100% आती है. ठीक है, जो पेपर में कंफर्म है आना है गाइस, उन चीजों को अच्छे से पढ़ लो और अपनी स्ट्रेटेजी को इतने अच्छे से मेंटेन कर लो जिससे कि आपके मार्क्स, ध्यान रखना, आपके मार्क्स इन सेमेस्टर 3 9 और 10 आ जाए, बेसिकली 90% और 100% आ जाए इन बेसिकली ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो गाइज उसी के लिए ही मैं आप लोगों से आज जो डिस्कशन कर रहा हूं सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा. फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स. मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बताऊंगा कि अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में 9 और 10 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब बेसिकली कैसे पढ़ना है. क्या क्या पढ़ना है वो तो चलो रिकमेंडेड रीडिंग्स, सिलेबस आपको पता ही है, बट कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों पे, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किन पे कम ध्यान देना है. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ठीक है, सो मेरी वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं सेमिकॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वीडियो को गाइज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें. और मेरी वीडियो गाइज आप लोग जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, क्योंकि गाइज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, बेसिकली करोगे या स्टार्ट कर दिया, तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपने स्ट्रेटेजी सही से बना लोगे ना, देन गाइज डेफिनेटली यू विल गेट दी हाईएस्ट मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स इन सेमेस्टर 3 9 10. ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि यार क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, आपके सीनियर्स हैं थर्ड ईयर में, उनसे एक बार डिस्कशन कर लेना, मेरे बारे में पूछ लेना, समीर सर के बारे में बता दो, वो आपको बता देंगे. गाइस, मैं बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजीज बनवा रहा हूं यहाँ पे. ठीक है फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बट जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ गाइस वैसा वैसा फॉलो करते जाओ. ठीक है ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. किसी बच्चे को डाउट आता है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का अगर आपको इश्यू है तो मेरे नंबर पर, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एनी टाइम गाइज आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना अभी. ओके, नाउ फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा.
फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। गाइस समझना, जो बातें लिखवा रहा हूँ या तो इनको बहुत ध्यान से देखना, और अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे तो लिख लेना। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी वो है, अगर आप भूल जाते हो चीजें, तो गाइस इन चीजों को लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वाली। अदरवाइज मेरी वीडियो ध्यान से देखो, यानी गाइस यूट्यूब पर अब मल्टीपल टाइम देखना है इसको, कोई दिक्कत नहीं गाइस। ठीक है। नाउ गाइस सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने जो पढ़ रहे हो दैट इज इंटरमीडिएट माइक्रो। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट माइक्रो, यानी अब यहाँ पे हॉल आर वेरियन की रीडिंग पढ़ लो, दैट इज 8th एडिशन। ठीक है। एंड एक रीडिंग और आप रीड करोगे यहां पर, दैट इज स्नाइडर एंड निकोलसन। ठीक है फ्रेंड्स, एक रीडिंग और पढ़ने वाले हो आप, स्नाइडर एंड निकोलसन। नाउ फ्रेंड्स देखिए, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो आपके एग्जाम में जो टोटल बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हो तो टोटल जो आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो तो टोटल आपके 7 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। ठीक है, टोटल आपके फ्रेंड 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर आप ध्यान दें, अटेम्प्ट करने होते हैं फ्रेंड्स आपको 5 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन गाइज इक्वल मार्क, दैट इज 15 मार्क्स। ठीक है। देन अब आप ये सोचो कि 7 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स से। ठीक है, तो पेपर आपका कितना मार्क्स का हो गया टोटल, दैट इज पेपर हो गया आपका 105 मार्क्स का। देखो मेरी एक स्ट्रेटजी समझना, मैंने क्या बोला, मैं आपको स्ट्रेटजी समझा रहा हूं। आपका जो पेपर है वो 105 नंबर का हो गया, 105 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, बट आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मच मार्क्स गाइस, आपको अटेम्प्ट करना है 75 मार्क्स का पेपर। इसका मतलब हो गया, अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगाओ फ्रेंड्स, आपको बेसिकली एग्जाम में समझना ध्यान से, मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूं, एग्जाम्स में बेसिकली आपको गाइस 30 मार्क्स, कितना फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, 30 मार्क्स का पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना। अब स्ट्रेटजी बनाओ, जिस बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, क्या उसके 10 आउट ऑफ 10 इस वजह से आ रहे हैं कि उसने भाई 105 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है? बताओ, ऐसा था? नहीं, उसके 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 आउट ऑफ 10 तभी आए हैं जब उसने 75 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया। यानी हर किसी को मैक्सिमम अटेम्प्ट ही 75 मार्क्स का करना है पेपर। लेकिन गाइस कभी सोचा आप लोगों ने कि ऐसा क्या इसके पीछे रीजन है कि मतलब एक बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 है, एक के 9 आउट ऑफ 10 है, एक के 8, एक के 7, एक के 6, 5 एंड ग्राफ नीचे चला जाता है बच्चों का। ठीक है, ऐसा पता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो समझना, आपको एक तो करनी है हार्ड वर्क, दैट इज स्टडी करनी है, अच्छे वाला हार्ड वर्क करना है। ठीक है, बट ध्यान रखना आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट स्टडी। अब वक्त नहीं रहा गए, अब वो जमाने गए कि जी मेहनत कर रहा बंदा मेहनती है। मेहनती से ज्यादा फ्रेंड्स दिमाग वाला होना चाहिए बंदा, टेक्निकल टर्म्स होनी चाहिए उसके पास। तो ध्यान रखना, अब आपको स्ट्रेटजी बनानी है मेरे साथ में, क्या कि आपको पेपर 105 का दिख रहा है, बट आपको पेपर 75 मार्क्स का करना है, यानी 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। तो प्रिपरेशन करते हुए इस एडवांटेज को उठाना है। दिस इज द एडवांटेज फॉर यू, एंड नो डाउट अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 भी आ रहे हैं ना, तो वो भी गाइस 75 मार्क्स के अटेम्प्ट करके आएंगे, मैक्सिमम जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। और अगर आपके 5 आउट ऑफ 10 भी आ रहे हैं, तो वो भी तभी आ रहे होंगे जब आपने 75 कोई टारगेट बनाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ तो ये स्टडी समझ में आ गई, तो पेपर 105 नंबर का है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन में बता रहा हूं। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी की बात समझें माइक्रो पेपर की, तो ये गाइस मैं 2 पार्ट में डिवाइड कराता हूं आपको माइक्रो पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, समझना ध्यान से मेरी बात को।
ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड्स आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी पार्ट, ठीक है, थ्योरी पार्ट नंबर ए, एंड अदर वन इज न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पोर्शन। अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, न्यूमेरिकल पार्ट एंड थ्योरी पार्ट। फ्रेंड्स होता क्या है, जो थ्योरी पार्ट है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम 25 टू 30% है एग्जाम में, ठीक है, 25 से 30% आएगा पेपर में। अगर आप लास्ट ईयर की बात कर लो, दैट इज 2019, ठीक है, 2019 की अगर आप बात कर लो, तो अगर आप पेपर को देखना, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की थ्योरी आई थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके अलावा कोई थ्योरी थी ना, तो कहते वो थ्योरी नहीं थी, वो एक डेरिवेशन का पार्ट था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की थ्योरी, वो भी थक हार के ऐसी टेक्निकल थ्योरी थी जो बच्चों ने छोड़ी ही होगी, ठीक है। तो ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा थ्योरी पार्ट, मैक्सिमम इससे इतना होगा या इससे कम होगा, ठीक है। आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल पार्ट बेटा आता है 70, बेसिकली 70 टू 75%, ठीक है, 70 से 75% गाइस न्यूमेरिकल पार्ट आता है। अब बात आती है कि सर न्यूमेरिकल पार्ट अगर इतना आता है, अगर न्यूमेरिकल पार्ट इतना आता है, फिर न्यूमेरिकल पार्ट को प्रिपेयर कैसे करें हम लोग। तो गाइस यही मेरी आज के क्लास का डिस्कशन है कि न्यूमेरिकल पार्ट अगर ज्यादा आता है तो फिर कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, जुलाई मिड हो चुका है। अब अगर चीजें सही रही तो आपके नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे, नॉर्मल अगर चीजें जो नॉर्मल रही तो नवंबर दिसंबर या दिसंबर में आपके पेपर रहेंगे। तो बेसिकली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने आपके एग्जाम्स के लिए हैं। तो आप 4 महीने में आप इसको कितना टाइम देंगे पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो गाइज उसी के लिए मैं आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने माना कि थ्योरी कम आती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। बट हाँ, थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, ठीक है। थ्योरी इतनी पढ़ लेना, दैट इज वन टाइम थ्योरी, और ट्राई करना कि थ्योरी को नोट करने में, थ्योरी को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना गाइस, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आनी है नहीं पेपर में। और देखो हम तो सिंपल बात करें, हमारे मार्क्स आने चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, नॉलेज तो गाइस मिल जाएगी आपको, नॉलेज कितना बड़ा इशू नहीं है, पॉइंट इज दैट गाइस आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी फिलहाल मार्क्स मैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी को पढ़ना, ठीक है, पढ़ो, डिस्कस करो, मैं ही डिस्कस करूंगा थ्योरी आपसे सारी की सारी, उसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, उसके नोट्स ही लेना, उसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। जितना भी ध्यान आपको देना है, जितना आपको टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दे सकते हो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल पर देना, ठीक है। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो ना 7 to 75 मार्क्स को न्यूमेरिकली आना है, तो फ्रेंड न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ अब मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ न्यूमेरिकल को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स में आप अपने जो पूरा माइक्रो का सिलेबस है, बेसिकली जो माइक्रो का सिलेबस है, उसको सिलेबस की तरह स्टडी मत करना, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे फोकस रखना। एंड अभी तो थोड़ा सा बहुत मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कैनर चाहिए, बेसिकली स्कैनर का मतलब हो गया कि अब तक 10 सालों में कौन सी फील्ड से, कौन से एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है, कहां से कम आए हुए हैं, और यहाँ पे आपको एडवांटेज भी उठाना है। एडवांटेज का मतलब क्या, कि जो पेपर में 30 मार्क्स छोड़ने हैं, तो वो तो आप फिर वो छोड़ के जाओगे ना जो पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, अब तक एक आध बारी पूछा हुआ है, या उसका ट्रेंड ये नहीं जो नहीं पूछते वो कभी भी, तो फिर उसी चीज को गाइस थोड़ा कम पढ़ के जाना, एडवांटेज उठाना उस चीज का। क्योंकि जो चीज कम पूछते हैं, अगर वो बाई चांस पूछ भी ली, मैं ये नहीं कहता वो पूछ नहीं सकते, अगर पेपर में आ भी गया तो 30 मार्क्स तो छोड़ने ना आपके पेपर में, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ मैं आपके लिए एक टॉपिक लिस्ट बता देता हूँ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो टॉपिक लिस्ट क्या है कि भाई कौन कौन से टॉपिक लिस्ट, जो टॉपिक लिस्ट आपको पढ़नी है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो
मैं अब आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पे आपके टॉपिक्स आएंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक्चुअली, अब आप बोलोगे सर लिखे तो आपने सारे टॉपिक्स हैं, आपने तो फ्रेंड्स सर सबके टॉपिक आपने दिए, बट ध्यान रखो मैंने लिखे तो सारे हैं, बट मैंने थोड़ा सा उनको टॉपिक्स में कन्वर्ट करा है, टेक्निकल टर्म लिख दिया उसका, एंड प्लस मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको रैंकिंग क्या क्या देनी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखना है। ठीक है, पढ़ते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे रखना है गाइस, एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटीज वाली है गाइस। ठीक है, मतलब एग्जाम में कौन कौन कहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते हुए उन चीजों पे ज्यादा ध्यान लगा लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं जो पेपर में कम आती है, और एक आध महीना उसी में निकल जाता है। वो नहीं करना फ्रेंड्स आपको। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए, कंज्यूमर थ्योरी के अंदर मैंने 8 टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है, एंड नो डाउट प्रोडक्शन के अंदर 3 टॉपिक्स। ऑब्वियसली बात है गाइस, वो रीडिंग की सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रायोरिटी समझना गाइस। एग्जाम में अगर बात है क्वेश्चन की, 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है ये 15 नंबर का क्वेश्चन, सर कहां से आएगा, डेफिनेटली कंफर्म, कोई दो राय नहीं, यहां से फ्रेंड्स आएगा कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बता देता हूं गाइस, ये जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मिलेंगी सेमिकॉन क्लासेस के स्कैनर में। हम लोगों ने क्या किया है गाइस, स्कैनर बनाया है। स्कैनर का मतलब जैसे सीए वालों का स्कैनर होता है ना, यूपीएससी वालों का स्कैनर होता है, ऐसे ही हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी स्कैनर बनाया है, जिसके अंदर आपको गाइस एक एक डिटेल मिलेगी, बहुत अच्छी डिटेल मिलेगी कि किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना। वहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है, किस टॉपिक पे कितना टोटल टाइम कितना डिवोट करना है आपको। ठीक है, नाउ मैं अभी बात करूं 15 मार्क्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंफर्म 15 नंबर का, अगर आप इसको स्कैनर में देखोगे ना, हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल। ठीक है ना फ्रेंड्स, हर साल एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी पॉइंट से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड प्रेफरेंस जो आप रखना वहां पर, वो ये है गाइस, दैट इज यूटिलिटी एंड चॉइस। इसके अंदर ऑप्टिमल वैल्यूज है, यानी ऑप्टिमल वैल्यूज में गाइस आपको क्या क्या चीज सॉल्व करनी होगी। बेसिकली एक यूटिलिटी फंक्शन होगा आपको, यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें बोलेंगे जी मार्शलिन डिमांड सॉल्व करो। अब वो डिपेंड करता है कौन कौन से यूटिलिटी फंक्शंस हो। मोस्टली कोदाई लीनियर होता है, मोस्टली वो लोग कोदाई लीनियर देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, वो तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स में। एंड नो डाउट, डोंट वरी, इनके इतने न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं आपको, इतने सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर ये तो मतलब ही नहीं है, आपको तो हर चीज गैस टिप्स पर रटी रहेगी। ठीक है, नाउ उसके बाद को जो आपको फोकस रखना है वो गाइज ये एरिया। गाइज इस एरिया में से ध्यान रखना, इसमें सेलेस्की नहीं आता, बेसिकली सेलेस्की कम आता है, बाइंग एंड सेलिंग आता है पेपर में। अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये बाइंग एंड सेलिंग है क्या, बाइंग एंड सेलिंग जब पढ़ोगे तब पता चलेगा, बट फिलहाल तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स होंगे, तो जब टॉपिक्स आएंगे तो इनको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है नाउ। अच्छा गाइज, इसी में एक टॉपिक और है जिसका मैं आपको बता देता हूँ, जो 2014 से 2014 से हर साल पूछ लेते हैं कंबाइन करके बाइंग सेलिंग में, दैट इज लेबर मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, लेबर मार्केट और माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो का लेबर मार्केट की बात कर रहा हूं, और वो बाइंग एंड सेलिंग का पार्ट है। तो वो क्या करेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको बाइंग एंड सेलिंग, गाइस पता है कोई एक ना कंसेप्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है। अब वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कुछ भी देंगे, उस क्वेश्चन में बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट यूज करवा लेंगे। ठीक है, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग इज द टूल, इज अ मेजरमेंट टूल। ठीक है, सेलेस्की इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इन ऑर्डिनरी इनकम इफेक्ट, एंडोमेंट इनकम इफेक्ट, तो वो तो गाइस हर जगह होता है, वो तो आप कहीं पर भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो वो लेबर मार्केट सॉल्व करवा लेते हैं, जिसमें लेबर मार्केट में वो ओवर टाइम वेजेस पूछ लेंगे, ओवर टाइम वर्कलोड पूछ लेंगे, वट एवर द अमाउंट जो पूछेंगे, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट वो आपसे यूज करवा लेंगे। ठीक है, सो एक तो 15 नंबर की वेटेज इसके लिए हो गई गाइज, बजट कंस्टेंट, और बजट कंस्टेंट में गाइज क्या, दैट इज फूड स्टैंप हो गया, ट्रांसफर इन कैश, ट्रांसफर इन काइंड हो गया, यानी कोई भी एक ऐसी बजट लाइन का क्वेश्चन जो किंक बनी हुई होगी। कैसी किंक, किंक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यहाँ पे चांसेस क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड गाइस डेफिनेटली आई एम डैम श्योर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज इंटरटेम्पोरल चॉइसेस का। समझ रहे मेरी बात, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस का यहाँ का एक क्वेश्चन है।
ध्यान से समझना, मतलब आपको प्रायोरिटी किस पर देनी है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देने का मतलब पढ़ना सारा, ठीक है, सारा पढ़ना, बट जब न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स, तो इनके न्यूमेरिकल्स में कोई लिमिट मत रखना कि 2 करने 3 करने, जितने न्यूमेरिकल्स कर लो इनके कम है, ठीक है। बाकी ये हो गया आईओसी, ये रिवील्ड हो गया, ये डिस्क एंड एक्सटेंडेड इंश्योरेंस हो गया, इसके न्यूमेरिकल ओके ओके कर लेना बस, मतलब जो जो मैं कराता जाऊंगा बस वही करना, बट जो मैंने ये मार्क करें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। नाउ आती है प्रोडक्शन थ्योरी की। मैं आपको बता देता हूँ गाइज, जो 4 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, 4 क्वेश्चन कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, 4 क्वेश्चन, एंड 3 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है अब वो आपकी चॉइस है, एनी अटेम्प्ट एनी 5। लास्ट ईयर का तो ये था कि कोई भी 5 अटेम्प्ट करो। क्या ये अपनी ना स्ट्रेटजी ये जो ना बदलते रहते हैं, आप लोग अपने एग्जाम पैटर्न बदलते रहते हैं, बट आप ध्यान रखना आपको बेसिकली यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ भी बोलने इनकी नहीं सुननी, आपको 3 क्वेश्चन मिलने हैं। अब समझना 3 क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 15-15-15, यानी 45 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 45 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिलेगा एंड 60 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिलेगा। 45 मार्क्स में से आपको, मर्जी तो आपकी है, बट आपको, मुझे जहां तक लगता है 30 मार्क्स वो अटेम्प्ट करवाएंगे, यानी वो बोलेंगे कि 30 मार्क्स अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 45, यानी यही अटेम्प्ट करो आप। सबसे ज्यादा ध्यान लगाना कॉस्ट पर, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान लगाना फ्रेंड्स आप लोग कॉस्ट पर, कॉस्ट थ्योरी। अगर मैं पुरानी स्कैनर की बात करूं, अगर आप स्कैनर देखना मेरा, अगर आपको स्कैनर दिखेगा, स्कैनर में गाइस सब चीज है, आपको सब पूरी टेबल पता लग जाएगी कि कैसे किस फील्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। स्कैनर में आपको दिखेगा कि कॉस्ट से रिलेटेड उन लोगों ने इतना ज्यादा पूछा हुआ, इतना ज्यादा पूछा हुआ है कि कोई लिमिट नहीं है। यानी अगर 45 मार्क्स की उन्होंने वेटेज दिए प्रोडक्शन थ्योरी को, तो 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि पूरे 30 और 35 मार्क्स कॉस्ट पे ही है, समझ रहे हो। कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है और ज्यादा ज्यादा 30 to 35, देख रहे हो, समझ रहे हो। यानी अगर आपको 45 में से 30 अटेम्प्ट करने, तो 30 के 30 कॉस्ट से रिकवर हो जाएंगे आपके, कॉस्ट थ्योरी से। यानी ध्यान रखना इसको सबसे प्रायोरिटी में रखना है, फिर इसको पढ़ना है, देन इसको पढ़ना है। बेसिकली प्रायोरिटी नंबर 1 इसको, देन इसको, एंड देन फिर इसको, ठीक है। यानी कॉस्ट को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो ना, कॉस्ट को अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप आज ही कॉस्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, रीडिंग में से कॉस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, आपको पहले 1 2 3 के सीक्वेंस फॉलो करना है, बेसिक कंसेप्ट समझना है। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स पर आओगे ना, तो न्यूमेरिकल भी सीक्वेंस फॉलो होगा, बट इनके न्यूमेरिकल्स में आप बिल्कुल मत करना, ढील मत बरतना कि नहीं इस पर 1 कर लिया 2 कर लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये पूरा जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है इस पे ध्यान रखना। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको मैक्रो बता देता हूँ एंड थोड़ा सा आपको गाइस स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। वैसे माइक्रो बहुत चैलेंजिंग होता है, मैक्रो स्टैटिस्टिक्स ज्यादा चैलेंजिंग इतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो तो गाइस पता ही है कि मैक्रो थ्योरी पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल पार्ट है, तो वो तो गाइस आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते ही हो पढ़ने की, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा गाइस आपको मैक्रो बता देता हूँ एंड देन बाद में फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा, जनरल डिस्कशन। गाइस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नो डाउट एक ड्रॉबैक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वो ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ क्या। जैसे माइक्रो में आपको एक एडवांटेज मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो, कुछ पोर्शन आप छोड़ सकते हो। कैसा वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, मान लो जैसे एग्जांपल आप ये लेके चल लो, माइक्रो वाले में मैंने बताया था कि आपका 105 नंबर का पेपर आना है और आपको 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है बेसिकली, ठीक है। आपको 75 का अटेम्प्ट करना मतलब आपको 30 मार्क्स का पेपर आप छोड़ सकते हो। तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि मैक्रो में ऐसे एडवांटेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्रो में गाइस इंटरनल चॉइस है, वहां पे एक्सटर्नल चॉइस थी। और एक्सटर्नल चॉइस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब गिनती है, तो हर अगला क्वेश्चन पहले वाले से अलग ही होगा, मतलब हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट पर होगा, ठीक है। तो एडवांटेज तो मिल गया, जब पता ही 2 क्वेश्चन छोड़ने तो मतलब पूरा पूरा 2 कंसेप्ट छोड़ने हैं आपको, ठीक है। बट जो इंटरनल चॉइस होती है ना, इंटरनल चॉइस के अंदर आपको 3 पार्ट दे देंगे ABC, उनमें से बोलेंगे भाई कोई भी 2 करो, या 5 दे देंगे, बोलेंगे कोई भी
3 करो, जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बोलेंगे। तो इंटरनल चॉइस के अंदर गाइस आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा अपनी क्लासेस में कि उन सारे पढ़ने में भी क्या क्या चीज ध्यान से पढ़ो, क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से पढ़ो और क्या चीज थोड़ा सा कम पढ़ो। मतलब टाइम कंस्टेंट पूरा स्कैनर, कंप्लीट स्कैनर आपको गाइस इसका मिलेगा, ठीक है। तो फॉर स्कैनर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो, आपको स्कैनर मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगेन गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, टोटल आपकी 3 यूनिट्स हैं और उन तीनों यूनिट्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज वही जैसे वाला पार्ट न्यूमेरिकल थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो तीनों यूनिट से कनेक्टेड है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तीनों में से कनेक्टेड है और तीनों में से किसी कम से कम किसी एक में से आ सकता है, ज्यादा किसी 2 में से आएगा। यानी यूनिट नंबर 1 बेसिकली एडीएएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसके अंदर आप डॉन बुश की एडीएस पढ़ते हो, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हो एंड ब्लांचार्ड का लेबर मार्केट पढ़ते हो यूनिट नंबर 1 के अंदर, ठीक है। वहां भी न्यूमेरिकल आपका जो बन सकता है, बनता है और बन सकता है बिल्कुल। मल्टीप्लायर इफेक्ट पूछ लेंगे, ये लेबर मार्केट का शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। 2014 में उन्होंने लेबर मार्केट का बहुत बेसिक न्यूमेरिकल पूछा है, बहुत ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल पूछा है, दैट इज वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन पर। तो एक न्यूमेरिकल वहां से बन सकता है। एक आपकी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 2, दैट इज इन्फ्लेशन। बेसिकली फिलिप्स कर्व पे बेस्ड है, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, इन पर बेस्ड है, जिसके अंदर आप फिलिप्स कर्व पढ़ोगे, ऑकन्स लॉ पढ़ोगे, एक्सपेक्टेशन पढ़ोगे, ये सब चीजें गाइस होंगी। गाइस यहाँ भी न्यूमेरिकल बन सकता है न्यूमेरिकल पास्ट ईयर्स के अंदर ऑकन्स लॉ, फिलिप्स कर्व का तो न्यूमेरिकल कंफर्म आता है यूनिट नंबर 2 से। सिमिलरली यूनिट नंबर 3 जो है वो ओपन इकोनॉमी की है, जिसके अंदर आप लोग ओपन इकोनॉमी बेसिकली आईएसएलएम का एक्सटेंशन पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप ये पढ़ोगे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट रेट होता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, इनफ्लो कैसे होता है, आउटफ्लो कैसे होता है, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पढ़ोगे, एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमी के सर्कुलेशंस को, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट, नॉर्मल एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, शॉर्ट रन इम्पैक्ट क्या होता है, लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ोगे, जिसके अंदर आप स्पॉट रेट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। गाइस वहां भी न्यूमेरिकल है आपका। तो कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिकल तो आपके फ्रेंड्स तीनों जगह है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। पर ध्यान रखना जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, भले ही तीनों जगह है, बट वो न्यूमेरिकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32, मैक्सिमम बता रहा हूँ, यो भी ये ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 25 to 30%, यानी जो वेटेज माइक्रो में थ्योरी की है ना, वही वेटेज अमाउंट मैक्रो में न्यूमेरिकल की है, ठीक है। यानी वो आपकी न्यूमेरिकल कसर वहां पूरी करेंगे और थ्योरी कसर यहाँ पूरी करेंगे। बाकी गाइस जो आपका 70 to 75% पेपर है गाइस, वो थ्योरी का पेपर है, ठीक है। एंड गाइस जो थ्योरी होगी बेसिकली ध्यान रखना, न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब हो गया एडीएस की डेरिवेशन में कुछ ना कुछ पूछ लिया, आईएसएलएम का एक्सटेंशन वाला कुछ पूछ लिया, ठीक है, और कुछ लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करवा लिया। मतलब इसमें इसके न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना। अगर आपने मेरे साथ में, मतलब मैं अपनी क्लासेस के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन भी करा दूंगा तीनों यूनिट में से, टोटल 30 क्वेश्चन भी करा देंगे, टोटल 30 क्वेश्चन गाइस आपको न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो जाएगा। बट बात आती है व्हाट अबाउट मैक्रो का थ्योरी पार्ट। ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब वो आपसे पूछ रहे हैं तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वो क्वेश्चन आपको देंगे डायरेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, एक वो आपको क्वेश्चन देने वाले डायरेक्ट, एक देंगे इनडायरेक्ट। तो 2 पार्ट्स में आता है क्वेश्चन यहाँ पे गाइस, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी सा हो गया, जैसे एग्जांपल कि उन्होंने बोल लिया, उन्होंने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर ली, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो आपका लास्ट सेमेस्टर का था वो दोबारा से पूछ लिया। यानी सेमेस्टर 2 का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो सकता है, आईएसएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल में भी बहुत कम चांस है। एडीएस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, फिलिप्स कर्व पूछ लिया, ठीक है, समझ रहे हो। थ्योरी की बात करूं, सॉरी मैं थ्योरी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी थ्योरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे डिफाइन फिलिप्स कर्व, ठीक है, फिलिप्स कर्व की डेरिवेशन पूछ लिया आपसे, डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ अ थ्योरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे।
डायरेक्ट, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। लोकास्टिटी पूछ लिया, एक्सपेक्टेशन पूछ लिया, बट दिक्कत मुझे वहां नहीं लगती, डायरेक्ट में लगती, दिक्कत लगती मुझे यहाँ इनडायरेक्ट में, क्योंकि इनडायरेक्ट में ना गाइस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन आएंगी। भले ही एप्लीकेशन क्वेश्चन कम हो, मतलब एप्लीकेशन क्वेश्चन मान लो टोटल अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थ्योरी के, तो मतलब 5 तो टोटल है, टोटल का यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, एंड आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट इंटरनल चॉइस से, अटेम्प्ट आपको सारे करने, इंटरनल चॉइस आपको करनी है। तो मान लो अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर एक न्यूमेरिकल का है तो 4 थ्योरी के हैं, तो 4 थ्योरी में से 2-2 क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन में घुमा देंगे। तो क्या करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जहां भी पढ़ लो, जैसे पढ़ लो, खुद पढ़ लो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, कैसे ही पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना कोई भी अगर मैक्रो की थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसकी ना प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स से आप गाइस प्लीज उसको पक्का रिलेट करो कि व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी इन रीडिंग एंड व्हाट इज द एक्चुअल थ्योरी। ठीक है, एक तो बाहर एक्चुअल थ्योरी क्या है, ठीक है, एक्चुअल थ्योरी मार्केट में क्या है, और रीडिंग में क्या थ्योरी लिखी हुई है, दोनों को रिलेट करो। दैट इज रेसेंट पॉलिसीज लगाना, जैसे एग्जांपल वो आपसे एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज की बात करते हैं, तो रेसेंट थ्योरीज के बारे में समझना क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के रखना, ठीक है। फिर वो कहते हैं इनफ्लो कैसा होता है, आउटफ्लो कैसा होता है, तो बेसिकली थोड़ा सा रेसेंट देख लेना कि इंडिया का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा चल रहा है, किस रेट पे आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, किस रेट पे इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 2-4 चीजें ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं कि हमारा ओपन इकोनॉमी हो जाती है, तो ओपन इकोनॉमी किन किन बेसिस पर होती है, ओपन इकोनॉमी मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स के लिए, और क्या क्या चीज हो सकती है, कैपिटल गुड्स होते हैं, हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, दैट इज एक होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कभी कभी कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन, मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लिया कि एक्सपेक्टेशन रियलाइज हो गई, फिर बताओ क्या होगा। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे रीडिंग्स में से या नोट्स में से, एप्लीकेशंस पे ध्यान देना, एंड प्लीज नोटिंग में टाइम कम लगाना, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, नोटिंग में बहुत टाइम लगाते हो, लिखते हो पता नहीं, और बहुत अच्छा फील करते हो, 5 पेज लिखकर बड़ा अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छा पढ़ लिया। अरे नहीं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ नोटिंग करी है, आपकी माइंड प्रैक्टिस नहीं हुई, आपने सिर्फ नोटिंग करी, कॉपी पेस्ट किया है। माइंड प्रैक्टिस पढ़ाई उसे कहते हैं जो आप चीजों को समझो। तो रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देना, मतलब पढ़ाई पर, याद करना, समझना, ठीक है, नोटिंग कम करना। मैं तो अपनी क्लासेस के अंदर नोटिंग करवाऊंगा ही नहीं, मैं आपको सीधे सीधे नोट्स ही दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो गाइस दिस इज द कंसेप्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आफ्टर दैट हम लोग अब डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इधर स्टैटिस्टिक्स गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टैट्स गाइस, स्टैटिस्टिक्स नो डाउट ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्यों टफ नहीं है, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेमेस्टर 2 पहले या अब, या उनके जैसे कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं तो बिजनेस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लिया होगा, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, लिया होगा, वो जिसको जब भी मिलता है। तो जिन लोगों के पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था या है, उनको स्टैट्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि 60% सिलेबस तो सेम है। तो आप पढ़ोगे एक के लिए, पेपर दोनों के लिए, मतलब स्टडी एक के लिए और एग्जाम में काम दोनों के लिए हो रहा है। तो एक तो गाइस ये हेल्प मिल गई आप लोगों को अच्छी सी। दूसरी, अगर आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा हुआ तब भी गाइस इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसकी जो भी यूनिट्स हमने बताई थी, रीडिंग्स जो भी हैं इसकी, मेरा सिलेबस वाला पोर्शन देखना है, इसका यूट्यूब पे है अवेलेबल और मेरी ऐप पर है, ठीक है, वहां देखना। मैंने वहां बता रखा है कि इसमें रीडिंग्स में क्या क्या दे रखा है और इसको कैसे कैसे स्टडी करना है गाइस। तो फ्रेंड इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए ओनली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ओनली का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ नहीं मैं कहूंगा कि स्टैट्स को कैसे पढ़ो। स्टैट गाइस ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप खूब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, पास्ट ईयर्स करो, 10 ईयर करो, बेसिकली पास्ट ईयर्स करो, रीडिंग बैक क्वेश्चंस करो, या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना, अगर आप मन नहीं कर रहा, अगर आपको कंबाइन एक चीज पढ़नी तो मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो। अगर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक भी कर लिया ना गाइस, क्वेश्चन बैंक, तब भी आप गाइस मजे आ जाएंगे, उससे बाहर तो पेपर जाना ही नहीं है, ठीक है ना गाइस। स्टैट्स में बस कुछ नहीं है, इतना ही है, कोई एप्लीकेशन नहीं आना। थ्योरी भी बहुत रियल टू रियल आती है, थ्योरी अगर आ भी जाए तो वो भी आप हैंडल कर लोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं
अपनी क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी क्लासेस से रिलेटेड मैं कुछ बात कर लेता हूँ आप लोगों से। सेमिकॉन क्लासेस में गाइज जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एंड स्टैटिस्टिक्स, कोई भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ये सब्जेक्ट है, कोई भी मेरी क्लासेस वो मेरी ऐप पर होंगी अवेलेबल। तो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। और आपको कोई भी ट्रायल देखना है, कोई भी डेमो आपको गाइज लेना है मेरी क्लास का, ठीक है, मोस्ट वेलकम। बट उसके लिए गाइज आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और मैं अपना कोई भी डेमो सिर्फ आपको ऐप पे ही दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो मैं एक न्यूमेरिकल क्लास ही अपलोड करूंगा, ठीक है, मैं भी वो करूंगा, बट बेसिकली जो हमारा डेमो है वो आपको मेरे वहां मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, एंड ऐप को तो डाउनलोड आप कर ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैं इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मतलब देते रहूंगा। आपको उस ऐप पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। नाउ गाइज हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, माइक्रो। सो माइक्रो में गाइज ये रहने वाला होगा कि सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट का मतलब जो रीडिंग से हमें बोला, देखो गाइज एक बात समझ के रखना, भले ही पेपर में कुछ भी आता हो, न्यूमेरिकल आता हो, कैसा भी आता हो, बहुत एडवांस आता हो, बहुत इजी आता हो, कैसे भी आता हो, बट हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें रीडिंग्स को तो एक बार तो गाइस शक्ल देखनी पड़ेगी रीडिंग्स की। मतलब रीडिंग्स की शक्ल का मतलब क्या है कि मैं अपनी क्लास के अंदर रीडिंग्स तो कराऊंगा, ठीक है, हाँ, बस इतना करूंगा, मैं आपको नोटिंग नहीं करने दूंगा कुछ भी। मतलब गाइस टाइम वेस्ट होगा क्योंकि पेपर में नहीं आना, नोटिंग नहीं करने दूंगा, नोटिंग नहीं करवाऊंगा। थ्योरी का जो थ्योरी है ना, थ्योरी वो कुछ नहीं करने दूंगा आपको। क्लास का एज इट इज पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। मान लो मैंने आज कोई क्लास पढ़ाई है आपको, तो वो क्लास का जो पीडीएफ है, जो क्लास का जो पूरे नोट्स हैं, एक तो क्लास के नोट्स, क्लास नोट्स, और एक है थ्योरी नोट्स, ये दोनों को दोनों फ्रेंड्स नोट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे विद इन अ डे ऑफ द क्लास। जो भी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी विद इन अ डे आपका नोट्स वो आ जाएंगे। तो थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट मत करना गाइस, ठीक है। एक तो हम कंसेप्ट करेंगे, हमारे पास जो भी चैप्टर्स है, चैप्टर 2 to 10 और वहां पे 3, तो मिला लो 11-12 चैप्टर्स है। तो हमारी गाइस एक डेढ़ घंटे का कंसेप्चुअल ये होगा, ठीक है, कंसेप्चुअली होगा 1-1.5 घंटे की क्लास टोटल मिला के लगा लो, तो 15 घंटे के आसपास की क्लास हमारी यहाँ हो जाएगी, जो कि बहुत कम क्वेश्चन आना है। पेपर में पिछले साल 5 नंबर आया था यार, अब 5 नंबर के लिए आप कितना दिमाग खर्च करोगे, इतनी थ्योरी लिखोगे नहीं ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस यहां करना, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन में। इन माइक्रो बात करूं मैं, इन माइक्रो न्यूमेरिकल पोर्शन में फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल पोर्शन में को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो समझना, थ्योरी कंसेप्ट अलग होता है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट अलग होता है। तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट में पहले मैं न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझाऊंगा, कि मैं न्यूमेरिकल का वो कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि भाई आगे जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, वहां पे आप क्या क्या स्ट्रगल फेस करोगे। मान लो आपको वहां पे स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है, वहां पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको वहां के स्ट्रगल से बचा के मैं पहली चीजें से जो है डिस्कस कर लूंगा। तो पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक दोबारा लेकर आऊंगा मैं इन अ न्यूमेरिकल व्यूज। ध्यान रखना, थ्योरी कंसेप्ट अलग होते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट में अलग होते हैं, क्योंकि दोनों में वेरिएशन होता है। आफ्टर दैट हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में मेरे खुद के सेमिकॉन क्वेश्चंस होंगे, सेमिकॉन क्वेश्चंस, सेमिकॉन क्यू, ठीक है, सेमिकॉन क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। दूसरा, क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके जो कॉलेज के अंदर, जो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4-5 सालों में पूछे हुए इंटरनल क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस में जो पेपर आता है, ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको इन न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर। एंड आफ्टर दैट 10 ईयर कराऊंगा मैं आपको, 10 ईयर। तो 10 ईयर जो कराऊंगा मैं आपको, बेसिकली वो 10 ईयर हमारा इधर भी इंक्लूड होगा सेमिकॉन क्वेश्चंस में, और लेकिन मैं 10 ईयर जो कराऊंगा ना, वो फुल फ्लैश 3-3 घंटे वाला जो पेपर आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन जो होते हैं, 7-7 क्वेश्चन, वैसा कराऊंगा, यूनिट वाइज नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन। क्योंकि जब तक 10 ईयर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक फ्रेंड्स हम लोग काफी चीजें सीख गए होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम ये चीज करेंगे। इन वीकली गाइस एक लाइव डाउट सेशन होगा मेरे साथ में, ठीक है, वीकली लाइव डाउट सेशन आप लोगों मेरे साथ में
होगा, देन उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना, बट उसके लिए गाइस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप पहले पढ़ोगे देन उसका मुझसे डिस्कस करोगे चीजें। एक तो गाइस ये रहने वाला होगा। सिमिलरली मैं मैक्रो में भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैक्रो में कैसे रहने वाला होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को गाइस अगेन मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स को। फर्स्ट थ्योरी। थ्योरी में गाइस समझना, थ्योरी को मैंने जैसे कि आपको बताया था कि थ्योरी में आपके 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब एप्लीकेशन। तो वैसे गाइस थ्योरी में पहले मैं आपसे डायरेक्ट जो रीडिंग कंसेप्ट बताती है वो डिस्कस करूंगा, पहले पूरा चैप्टर डायरेक्टली डिस्कस होगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर वही चैप्टर एप्लीकेशन में डिस्कस होगा। अब एप्लीकेशन में डिस्कस करने का पता मैं क्या कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, मैं ना क्वेश्चंस की फॉर्म में करूंगा, जो उस रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एप्लीकेशन बेस्ड पर, एप्लीकेशन बेस्ड उस रीडिंग से रिलेटेड। मान लो आपने यूनिट नंबर 1 का आपने किया फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, सो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हमने सीख लिया कंसेप्ट। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के जो एप्लीकेशन वहां दे रखी है उसकी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, और पास्ट ईयर्स में भी जो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया होगा हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक तो हम ये करेंगे, उसके बाद गाइस हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग क्या करने वाले होंगे गाइस, मैंने बताया ना 3 यूनिट्स है, यूनिट नंबर 1, 2 और 3, 10 हर यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। 10 मोर देन इनफ है। एंड आफ्टर दैट गाइस मेरा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, नो डाउट क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व है, क्योंकि थ्योरी है ना गाइस, मैं लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सिर्फ कहानी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बैंक पूरा थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, पूरी थ्योरी एक्सप्लेन्ड है गाइस यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बैंक होगा जिसके अंदर आपके लिए क्या यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी आपके लिए क्वेश्चन बैंक के अंदर। एक तो सेमीकोन क्वेश्चन होंगे, सेमीकोन क्वेश्चन गाइस बस रीडिंग बैक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो, एंड गाइस आपके 10 ईयर क्वेश्चन होंगे, एंड नो डाउट 1 लाइव डाउट सेशन, ठीक है ना गाइस। सो गाइस दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। एंड फाइनली स्टैटिस्टिक्स भी गाइस कुछ ऐसे रहने वाला है। स्टैट में गाइस कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी वो तो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, न्यूमेरिकल है। स्टैट्स में गाइस डे 1 से हम क्वेश्चन ही करेंगे, आपको पता ही इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, कंसेप्ट भी थोड़ा सा होगा एंड न्यूमेरिकल है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ माई क्लासेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ये मैंने जो आपके लिए कर सकता था वो मैंने किया। आप बेसिकली आप पढ़ रहे हो तो आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो एनी टाइम आप गए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल फ्रेंड्स फॉर यू, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स को इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरह तरह पढ़ो फ्रेंड, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ऐसे मत पढ़ो कि बस निकल जाए ये, क्योंकि गाइस अब ले लिया है तो पढ़ लो, और पढ़ना भी क्या है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा, कितना कर लो, कम से कम मेरी क्लास देख लो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बस मेरी क्लास वाली स्टडी कर लो, और जो मैं थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रखना। उसके बाद में वन मोर थिंग, अगर आपको और भी कोई डिस्कशन करना है, लेट एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है कुछ दिन से, वो कह रहे हैं सर जैसे मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो बेसिकली ये वीडियो भी ना मैंने डिमांड पे अपलोड करी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजी बताओ। तो मुझे पता है इस वीडियो के बाद में भी और पहले से भी कुछ मैसेज आ रहे हैं सर हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, अब क्या करें, कि अब वहां भी फीस दे दी जहाँ ज्वाइन किया है, और अब हम आपकी क्लास चाहते हैं क्योंकि सीनियर्स ने स्ट्रिक्टली रिकमेंड करा है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सीनियर से पूछना माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे से कराता हूँ मैं, या मैं एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन सेट भी करता हूँ, क्वेश्चन सेट पूरा का पूरा पेपर सेट करके देता हूँ आपको, जिसमें आप अटेम्प्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड पेपर आ जाता है कभी कभी। तो अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया है और आपको ऑब्वियस ये बात है अब मेरी क्लास के लिए दोबारा फीस के लिए आप दिक्कत हो रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी फ्रेंड्स आप मुझसे कांटेक्ट करो, देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट माय क्लास। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगर आपने कोई और ज्वाइन कर रखा है,
ठीक है, देखेंगे उससे हम लोग रिलेटेड फ्रेंड्स। फाइनली डिस्कशन हो गया हमारा, तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स आए आपके, एंड बाय। थैंक यू गाइस, टेक केयर।